नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मैक्स वेबर के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामाजिक क्रिया पर। आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस आप लोगों ने देखी होंगी, समझी होंगी, और जो ना समझ में आएगा उससे मुझे कमेंट के थ्रू आप अपने क्वेश्चन भेजेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम पृष्ठभूमि की बात करें कि सामाजिक क्रिया की पृष्ठभूमि क्या है। मैक्स वेबर के काल में समाजशास्त्र का विकास यूरोप में धीरे धीरे हो रहा था। समाजशास्त्र के विषय वस्तु और अध्ययन पद्धति का निर्धारण जो था उस समय उसकी समस्या बनी हुई थी। महत्वपूर्ण विद्वान जैसे काम्टे और दुर्खिम ने व्यक्ति के स्थान पर समाज को महत्व दिया था, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान मानकर प्रत्यक्षवादी विधि द्वारा सामाजिक तथ्य को विषय वस्तु के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा था। दूसरी तरफ जर्मन आदर्शवादियों ने इस संदर्भ को लेकर दो मत थे। पहले वे जो यह मानते थे कि समाज का विज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति सामाजिक घटनाओं से भिन्न होती है। इन्हें नव आदर्शवादी कहा जाता था, जिसमें डिल्थे जैसे विचारक थे। दूसरा धड़ था जो यह मानता था, जिसे कांटवादी कहा जाता था, कि विज्ञान का तात्पर्य घटना विषय वस्तु से नहीं बल्कि व्यवस्थित अध्ययन से है, फिर वह घटना चाहे कैसी भी हो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का अर्थ क्या है। मैक्स वेबर कहते हैं किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति, जिसे कर्ता भी कहते हैं, के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार इसकी यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों एवं क्रियाओं द्वारा प्रभावित हो तथा उसी दौरान उनकी ओर उन्मुख भी हो। मतलब जब एक व्यक्ति कोई क्रिया करता है जो समाज के किसी एक सदस्य के तरफ उन्मुख हो प्लस उसके द्वारा प्रभावित भी हो, तो वह सामाजिक क्रिया कही जाएगी। अंततः किसी भी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहने के लिए आवश्यक है कि वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया हो, वह समाज से जुड़ी हो और समाज से प्रभावित भी हो, उसका निर्धारण कर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार हो। जैसे सामाजिक क्रिया की विशेषताओं की बात करेंगे तो सामाजिक क्रिया भूत, वर्तमान और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति भूतकाल में उसे दी गई गाली का बदला लेने के लिए अपने शत्रु के साथ मारपीट करता है तो उसकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से नेता के साथ साथ भीड़ द्वारा नारेबाजी व जय जयकार करना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि भीड़ का व्यवहार नेता के व्यवहार या क्रिया की प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। इसी तरह एक व्यक्ति द्वारा भविष्य में होने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी में सामाजिक क्रिया है जो परीक्षक की भावी क्रिया के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरी विशेषता है प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती है। जैसे जड़ पदार्थों एवं बेजानदार पदार्थों से प्रभावित क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए बिजली कड़कने के डर से जब बच्चा रोने लगता है तो सामाजिक क्रिया नहीं कहा जाए, क्योंकि क्रिया बेजानदार पदार्थ या घटना के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार से अकेले में बैठकर भगवान का भजन करने वाला भी एक सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगा। तीसरी विशेषता है मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। इसे उस सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जब तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण रूप से संबंधित या प्रभावित होता है। उदाहरण के रूप में यदि सड़क पर दो साइकिल सवार टकराकर गिर जाते हैं और एक दूसरे को कुछ कहे बिना ही चले जाते हैं तो वह सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसके स्थान पर यदि टकराने के बाद दोनों में गाली गलौज या मारपीट होती है तो उसे हम सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर के अनुसार कह सकते हैं। सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। दूसरे व्यक्तियों द्वारा एवं दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार द्वारा प्रभावित क्रिया में अंतर है। उदाहरण के लिए सड़क पर कुछ व्यक्ति जा रहे हैं और यदि वर्षा आने पर सभी व्यक्ति अपना अपना छाता खोल लेते हैं तो उनकी यह क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। इसका कारण यह है कि छाता लगाने की क्रिया का एक दूसरे व्यक्तित्व की क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि उसका संबंध वर्षा से होता है। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं का अनुकरण भी सामाजिक क्रिया नहीं है जब तक कि दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों की क्रिया से अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित ना हो। यानी आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी सामाजिक क्रिया नहीं। फॉलो मतलब जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों की बात कर रही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकार की। पहला है तार्किक क्रिया, जिसे रेशनल एक्शन भी कहा जाता है। तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत और योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा चालू करे, व्यापार या फैक्ट्री लगाए और उसके बाद उसके
ये सब करने से पहले अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है, फिर व्यापार या काम धंधा शुरू करता है, तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। जो मैंने उदाहरण दिया उसमें मुख्य बात यह है कि तार्किक क्रिया में कर्ता जो है, यानी जो क्रिया करने वाला है, अपने लक्ष्य को स्पष्ट ध्यान में रखता है और उसे प्राप्त करने हेतु साधनों का चुनाव करता है, इसलिए इसे लक्ष्य निर्धारित क्रिया भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का संबंध, जैसे एक जहाज है, अगर वो डूब रहा है तो कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि कप्तान जब अगर खुद निकल के भाग जाएगा तो उससे समाज में उसकी बहुत बदनामी होगी, तो इस तरीके का उसके मन में रहता है, उसके लिए मूल्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तीसरा है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। ठीक है। तीसरा है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया का संबंध जो है वो व्यक्ति के संवेग और भावनात्मक दशाओं से होता है, जैसे प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर वह जो क्रियाएं करता है वो भावनात्मक क्रिया कहलाती हैं। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली भावना के वश में होकर आंतरिक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है कि उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। किसी को, जैसे किसी को मार देना, क्रोधवश किसी की हत्या कर देना, ये सब इस क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जब परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि कर्ता का स्वयं पर नियंत्रण ना हो, तब वह भाववेश ऐसा व्यवहार कर बैठता है जो समान परिस्थितियों में स्वस्थ व्यक्ति नहीं करता है। संवेगात्मक क्रिया का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक और मनोरोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, अतः इनका अध्ययन मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, समाजशास्त्र में इनका अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है। चौथा है परंपरागत क्रिया। वह क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं आदि से होता है, जैसे हम त्योहारों को मनाते हैं। ठीक है। ये क्रिया है, क्या है? परंपरागत क्रिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित हो रही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। आलोचकों के अनुसार वेबर ने इस बात पर अधिक जोर दिया है कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। दूसरा है, मेलेनबोक ने सामाजिक वर्गीकरण को गलत माना है। उनके अनुसार व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरक या उत्प्रेरणाएं होती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं। तर्क, जो वेबर से मिलती जुलती, जो पहली तार्किक क्रिया थी, दूसरी संवेगात्मक क्रिया जो भी हमने बात की, तीसरी है भावनात्मक क्रिया। लेकिन उनकी जो मूल्यांकनात्मक क्रिया है वो स्पष्ट नहीं है, ऐसा ये कहते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कई आधारों का उल्लेख करके सिद्ध कर दिया है कि वेबर का वर्गीकरण जो है वो अधूरा है। हम जब पार्सन्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर चीज़ें इनको पढ़ेंगे। मार्टन और कोहन का मत है कि यह समाज का बृहद स्तर पर सामान्यीकरण नहीं कर सकता है, यानी सूक्ष्म स्तर पर चीज़ें बता सकता है, बृहद स्तर पर नहीं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम मूल्यांकन और इसका निष्कर्ष निकालें तो उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हम इस सिद्धांत को पूरी तरह नहीं निकाल सकते हैं। जिससे आपको कभी भी आंसर राइटिंग करनी है, अगर उनके आलोचना या आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पूछे तो आप इस लाइन का यूज जरूर कर सकते हैं कि उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद हम इस सिद्धांत को पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। यह स्पष्ट है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया के अपने सिद्धांत में कर्ता के दृष्टिकोण पर आधारित करके सामाजिक क्रिया के वस्तुपरक अर्थ की उपेक्षा की है, परंतु यहाँ वेबर का तर्क भी उल्लेखनीय है कि मानव क्रिया को केवल उद्दीपन और प्रत्युत्तर के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता। मानव एक तार्किक प्राणी है, वह किसी भी उद्दीपन का प्रत्युत्तर देने से पहले उसका विवेचन करता है, इसलिए मानव क्रिया के बारे में वास्तविक समझ के बिना उसकी अप्रेरणा के समझ के नहीं बनाई जा सकती। ठीक है। दुर्खिम के अनुसार कर्ता की क्रिया सामाजिक नियमों द्वारा निर्धारित होती है और उपयोगितावादियों का मानना है कि कर्ता क्रिया अधिक सुख प्राप्ति हेतु करता है, लेकिन वेबर का मानना था कि कर्ता एक तार्किक प्राणी होता है। ठीक है। वह किसी भी घटना का तर्कपूर्ण विश्लेषण के बाद ही उत्तर देता है और वह मात्र सुख प्राप्ति हेतु क्रिया नहीं करता है, बल्कि मूल्य से भी प्रभावित होकर क्रिया करता है। सत वह कुछ क्रिया इसलिए भी करता है क्योंकि परंपरा से प्रभावित होती है। अंततः वेबर के अनुसार क्रिया करने के कई आधार हो सकते हैं। यहाँ हम
इस सिद्धांत का अध्ययन करके यह देख सकते हैं कि वेबर ने न सिर्फ समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बताया है, बल्कि सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के क्रम में कर्ता के दृष्टिकोण को शामिल करके समाजशास्त्र को व्याख्यात्मक विषय के रूप में स्थापित किया है। साथ ही इसका मनोविज्ञान से जोड़कर इसके क्षेत्र को विस्तृत किया है। वेबर के सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण को देखा जाए तो यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अत्यधिक जटिल और विस्तृत होती हैं, इसलिए इसका समग्र अध्ययन संभव नहीं है। इसलिए इन घटनाओं के सुविधाजनक विश्लेषण हेतु घटनाओं के समानता के आधार पर उनका प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। प्रारूप क्या है अभी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसे इन्होंने मॉडल कहा है किसी भी घटना के अध्ययन के लिए। तो वही कह रहे हैं कि घटनाओं की समानता के आधार पर उनका प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए, जिससे तुलना करके सामाजिक यथार्थ और घटना को समझा जा सके। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि वेबर का सिद्धांत कुछ एक कमियों के बावजूद समाजशास्त्रीय विश्लेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आशा करता हूँ कि आपको डिस्कशन समझ आया होगा। ना आया हो तो हमें आप मैसेज करें, हम आपको जवाब देंगे उसका। और ये 10-11 मिनट की ही मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी तो ये बोरिंग लगने लगेगी, इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए।